नमस्कार साथियों, आप सबका गाँव की पाठशाला यूट्यूब बाय मनमोहन पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। मुद्दा है रिज़र्वेशन का, मुद्दा है आरक्षण का। आप सबको टीवी चैनलों सोशल मीडिया न्यूज़पेपर इत्यादि के माध्यम से आपको जानकारी इस बारे में अवगत हो गई होगी। जो एक बेसिक जानकारी होगी आपके पास पहुँच गई होगी। लेकिन उसके क्या रीज़नेबल, रैशनल बिंदु हैं, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या उसका लीगल पॉइंट है? क्या पक्ष और विपक्ष हैं? प्रोज़ एंड कॉन्स हैं? इस वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि मसला क्या है। जिस प्रकार से झारखंड, हरियाणा, इन 2 राज्यों में भी प्राइवेट सेक्टर में लगभग आरक्षण दिया गया था। उसी प्रकार से जो कर्नाटक राज्य है, उस कर्नाटक राज्य की सरकार ने भी स्थानीय लोगों के लिए, लोकल सिटीजन के लिए प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। अब वो विधानसभा में आएगा और विधानसभा आगामी समय में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, बहुमत में है, तो स्वाभाविक सी है कि वहाँ पर जो निजी क्षेत्र में आरक्षण का जो प्रावधान है, वो वो बिल जो है वो पारित हो जाएगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब करते हैं बात की जो आरक्षण जो दिया गया है वो कैसा क्या है। जो कर्नाटका की सरकार है, उसने जो हमारी मैनेजिंग पोस्ट है, वहाँ के जो कन्नड़ लोग हैं, कन्नड़ लोगों के लिए जो मैनेजिंग पोस्ट है, उनके लिए 50% पदों के लिए आरक्षित किया गया है। यानी कि वो जो कन्नड़ लोग हैं या कर्नाटका के लोग हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग बाग हैं, जो मैनेजिंग पोस्ट है, उस पर 50% आरक्षण देने की घोषणा प्राइवेट सेक्टर में वहाँ की सरकार ने, यानी कि कर्नाटक की सरकार ने मंजूरी दे दी गई। वहीं पर नॉन जो मैनेजिंग पोस्ट हैं, उसके लिए 100% रिजर्वेशन की घोषणा कर्नाटका सरकार ने की है। तो ये 2 प्रकार के इश्यू हैं। कुछ और भी बिंदु हैं, पर उतना इसमें जानना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक स्थानीय मुद्दा भी है। लेकिन उस स्थानीय मुद्दा से क्या परेशानियाँ, क्या चुनौतियाँ, क्या पक्ष-विपक्ष हो सकते हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि कर्नाटका सरकार से पहले भी झारखंड और हरियाणा ने भी रिजर्वेशन दिया है निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया है। लेकिन दोनों राज्यों ने जो आरक्षण दिए थे, दोनों राज्यों की सरकारों ने आरक्षण जो दिया था, वो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यानी कि जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, उनके विरुद्ध था। दरअसल ऐसा ही आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में कर्नाटका सरकार ने दिया है। अब आगामी समय में ये तो सत्य बात है कि दाँव-पेच होंगे, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, वो भी चेक की जाएगी। तो ये मामला 100% तय है कि हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट अब क्या निर्णय देगा? क्योंकि अगर हम पूर्ववर्ती निर्णय अगर देखेंगे, पूर्ववर्ती वर्डिक्ट देखेंगे, तो ये संभवतः तय है कि आरक्षण नहीं मिल पाएगा। और कहीं न कहीं अभी प्राइमा फेसी देखें, तो ये जो आरक्षण दिया गया है, वो कहीं न कहीं नल एंड वॉइड करार घोषित हो सकता है। ये 100% मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूर्ववर्ती निर्णयों को देख के कह सकता हूँ कि ये जो आरक्षण का जो मुद्दा कर्नाटका में है, वो आगामी समय में कैंसल हो सकता है। फिर हम थोड़ा-सा इस मामले को संवैधानिक मूल्यों से, संवैधानिक एस्पेक्ट से जोड़ने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान के चूँकि जो रिजर्वेशन है ना, वो फंडामेंटल राइट्स है। और जो हमारे संविधान में, जो अभी ईडब्ल्यूएस से पहले हमारे संविधान में 2 एस्पेक्ट को आधार बनाकर, यानी कि 2 बेसिस को आधार बनाकर आरक्षण दिया जाता, यानी कि सोशियो और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के आधार पर आरक्षण दिया जाता था। लेकिन 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो जो हमारे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होते हैं, उनको भी आरक्षण पाने का अब फंडामेंटल राइट प्राप्त हो गया है। और मैं कहूँ कि अंततः कि जो हमारा आरक्षण है, वो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर हम जो हमारी आरक्षण के लिए क्वालिफिकेशन है या योग्यताएँ हैं, क्वालिफिकेशन के लिए अगर हम वो धारित करते हैं, वो हम अगर धारण करते हैं, तो हम अधिकारी हो जाते हैं कि हम आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं और आरक्षण ले सकते हैं। अब आरक्षण हम किन-किन अनुच्छेदों के तहत मिल सकता है? अनुच्छेद 15 और 16 के तहत। अब मैं इन अनुच्छेदों के विस्तार में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये आर्टिकल 15 और 16 का डिस्कशन नहीं है। ये डिस्कशन है कर्नाटका सरकार ने जो आरक्षण दिया उसके ऊपर है। तो जो आरक्षण दिया जाता है, वो 15 और 16 के तहत दिया जाता है। अब हम
आगे आर्टिकल 14 में जो बात कही गई है कि राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार, अगर कर्नाटक सरकार स्थानीय लोगों को अगर आरक्षण देती है तो एक बेस जो रहता है कि कोई भी सरकार जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। तो क्या कर्नाटक सरकार जन्म के आधार पर आरक्षण में भेदभाव कर सकती है? तो एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मुद्दा है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकती है, और मेरे हिसाब से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो कर्नाटक सरकार का जो आरक्षण दिया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और वैलिडिटी के खिलाफ है। ये बात रही। हमको अगर आरक्षण के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को ध्यान रखना है तो 15 और 16 आप ठीक से रीड करिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि किन किन बेस पर आरक्षण मिलता है और कौन कौन से बेस आरक्षण के लिए बनाए जा सकते हैं, कौन कौन आरक्षण प्राप्त करने के लिए प्राधिकार अधिकारी है, और राइट टू इक्वलिटी का कहाँ कहाँ उल्लंघन होता है, वो भी बेस हमारे आर्टिकल में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इन जो आरक्षण दिया गया है कर्नाटका में, उससे पक्ष क्या हो सकता है। पक्ष ये हो सकता है कि वहाँ के लोगों को अधिक से अधिक स्थानीय या कन्नड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है, पर स्थानीय लेवल पर। मुझे तो यहाँ पर जो आरक्षण दिया गया है, पक्ष से ज़्यादा विपक्ष ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है। पक्ष मतलब इसके प्रोज कॉइन्स बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, क्योंकि जहाँ हमारा बेंगलोर जो कर्नाटका में स्थित है, वो हमारा टेक्नोलॉजी हब है, और जहाँ से देश विदेश से लोग बाग टेक्नोलॉजी में योगदान देने के लिए, टेक्नोलॉजी में काम करने वाले टेक्नोक्रेट्स या टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने वाले लोग बाग, या जो उनका टैलेंट है वो बेंगलोर में काम करने आता है। अगर इस प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक भारत के लिए बहुत बड़ा लॉस होने की पॉसिबिलिटीज है, कि अगर आरक्षण दिया जाएगा तो बाहर से जो लोग बाग आते हैं अच्छा योगदान देने के लिए, टेक्नोलॉजी में योगदान देने के लिए, वो लोग भी बेंगलोर में या कर्नाटक पूरे राज्य में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्राइवेट, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है वो मोर देन प्राइवेट पर्सन पर ही डिपेंड है। इसलिए एक बहुत बड़ी हमारे यहाँ टेक्नोक्रेट्स या टेक्नोलॉजी फील्ड में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी चैलेंज इस रिजर्वेशन के मुद्दे से उभर करके आ रही है। और अब ये जरूर नहीं है कि ये इंटैक्ट रहेगा या सतत रहेगा। ये देखने वाली बात होगी कि इस पर जो कर्नाटक राज्य का हाई कोर्ट है वो क्या निर्णय देगा। ये आगामी आने वाले विषय है। अब मैं दूसरा एंगल ये है कि ये जो रिजर्वेशन का जो इश्यू है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दुरुपयोग है। सही शुद्ध भाषा में कह रहा हूँ, राजनीतिक दुरुपयोग और वोट लुभाने की एक प्रक्रिया है, एक वादा है। लोग जो पॉलिटिकल पार्टी रहती हैं वो इस प्रकार के घोषणा लोक लुभावन वाले मुद्दों को मैनिफेस्टो में भी शामिल करती हैं। जैसे कि अभी हरियाणा में चुनाव आने वाला है, तो हरियाणा सरकार ने भी कुछ, जैसे कि हमारे जो अग्निवीर हैं उनके लिए भी आरक्षण की घोषणा करी है। तो इस प्रकार के मुद्दे हमारे भारत में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। और मध्य प्रदेश में ही ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने घोषणा की थी। उसका प्रोविजन के चक्कर में MPPSC जो स्टेट सिविल सर्विस है उसमें भी 18 और 13 का फॉर्मूला लगा करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है। तो मेरा ये कोशिश है इस वीडियो के माध्यम से कि आप एक जागरूक सिटीजन होने के नाते इस प्रकार के मुद्दों से समझिए, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं वो केवल राजनीतिक दुरुपयोग के लिए हैं। इससे कोई निराकरण ठीक सा मिलता नहीं है। और लोग बाग जो पॉलिटिशियन हैं या जो सत्ताधीश हैं और जो सत्ता का रस चखने वाले लोग बाग हैं, वो तो इनको एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, बल्कि इनकी कोई संवैधानिक वैलिडिटी नहीं है, कोई व्यावहारिक वैलिडिटी नहीं है। तो आप लोग समझिएगा। और मैं तो कहता हूँ कि ये आरक्षण के मुद्दे को आप लोगों को ठीक से समझना चाहिए। आप इंदिरा साहनी केस को समझिए, उसके वर्डिक्ट को समझिए, और भी आरक्षण से संबंधित केसेस हैं, जो भी केसेस हैं, चाहे प्रमोशन में जो आरक्षण है, 77 अमेंडमेंट है, ऐसे जो लीगल पॉइंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट हैं, उनको जरूर समझिए। आज अगर आप समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आप प्रयोग कर लेंगे, अपने जीवन में ठीक से समझ लेंगे, और एज अ लीगल एक्सपर्ट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को।